हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 जनवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सोन रिवर को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था चंबल रिवर से रिलेटेड। तो चंबल रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें तो चंबल रिवर यमुना रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो होती है। चंबल रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश स्टेट में जो विंध्यन माउंटेन रेंज है वहां से होता है। उसके बाद में राजस्थान स्टेट में फ्लो करती हुई लास्ट में उत्तर प्रदेश स्टेट में यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है। चंबल रिवर के अलावा यमुना रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के नेम यहाँ पर शो कर रखे हैं। उनका नाम है सिंध, बेतवा एंड केन रिवर। चंबल रिवर की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नेम है बनास, काली सिंध एंड पार्वती। बनास का ओरिजिन राजस्थान से ही होता है और राजस्थान में ही ये चंबल रिवर में मर्ज हो जाती है। काली सिंध और पार्वती रिवर जो है वो मध्य प्रदेश से इनका ओरिजिन होता है और राजस्थान में आकर के ये चंबल रिवर में मर्ज होती है। चंबल रिवर पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम जो है उनका कंस्ट्रक्शन हो रखा है। उनके नेम है गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम एंड कोटा बैराज। इसमें से कुछ डैम जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट में है और कुछ डैम जो राजस्थान में जहां से चंबल रिवर एंटर करती है चित्तौड़गढ़ और कोटा वहां वाले एरिया में इनका कंस्ट्रक्शन हो रखा है। जब भी किसी आप रिवर को पढ़ो तो उसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नेम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस रिवर का नाम देकर के पूछ लेंगे कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नेम दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो बिहार स्टेट को लेकर के है। अभी हमारे सीजीआई एनवी रमन्ना ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि बिहार के जो हाई कोर्ट है, बिहार के जो कोर्ट है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही केस से रिलेटेड फाइल लगी हुई है। उन्हीं से रिलेटेड जो भी पर्सन है उन्हीं के रिलेटेड केस चल रहे हैं। मतलब जो हाई कोर्ट है उस पर हैडल्स क्रिएट कर रखी है वहाँ के लिकर लॉ ने। लिकर लॉ के बेसिस पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है तो वो अपनी बेल के लिए वहाँ पर अप्लाई करते रहते हैं और उसको लेकर के वहाँ पर बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं। तो अभी बिहार सरकार जो है वो अपनी लिकर लॉ को कुछ उसमें रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी पता नहीं है कि किस किस एरिया में क्या रिफॉर्म्स लाई जाएंगे, लेकिन पेनल्टी, इसके अलावा जो विड्रॉ केसेस जो इस तरीके के प्रोसीजर होते हैं उनमें कुछ रिफॉर्म्स लाई जाएंगे ताकि कम से कम जो केसेज है रजिस्टर्ड हो सके और एक तरीके से जुडिशरी के बाहर ही उनके ऊपर एक उनको काउंटर करने की कोशिश की जा सके। लिकर लॉ का हमें पता है कि बिहार में जब इसको बैन किया गया तो इस स्टेट में पहली बार जो है जब लिकर को बैन किया गया तो अदर स्टेट से इलीगल तरीके से यहाँ पर ट्रेड होने लगा। तो यहाँ की जो पुलिस है उसने फोकस किया बॉर्डर एरियाज में, लेकिन उसके बाद में जब बॉर्डर एरियाज को सिक्योर किया गया तो बिहार के अंदर ही इंटरनल एरिया में ही इसका इलीगल प्रोडक्शन होने लगा। इसकी वजह से बहुत सारे हम केसेस देखते हैं रेगुलर कि यहाँ पर इलीगल तरीके से लोग कंज्यूम उनको करते हैं लिकर को और उसके बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। क्योंकि जब इलीगल तरीके से किसी चीज़ को बनाया जाता है तो जो भी उसमें सेफ्टी, जो भी उसमें प्रोविजंस जो होते हैं बनाने के जो प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता और जब फॉलो नहीं किया जाता है तो उसमें जो भी केमिकल इंसर्ट किया जाता है वो हाई लेवल पर या लो लेवल पर जो भी उनका एक क्वांटिटी होनी चाहिए उसके बेसिस पर नहीं किया जाता है तो वो जो लिकर है वो एज ए एक तरीके से मतलब केमिकल के रूप में जब उसको कंज्यूम करते हैं तो बॉडी उससे हर्ट होती है और उसमें बहुत सारे पर्सन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ओबीसी कोटा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि नीट का जो एग्जाम है चाहे उसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, चाहे मेडिकल के लिए हो चाहे डेंटल कोर्स हो, उन सभी में जो ओबीसी कोटा है उसको रेगुलर किया गया है, उसको अपहोल्ड किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल है आईएएस सर्विसेज को लेकर के। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे पीएम को लेटर लिखा है कि आप जो भी इन रूल्स में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो उस प्रपोज्ड को, जो चेंजेस लाने के जो प्रपोजल लाया जा रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि ये हमारी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम हमें पता है, फेडरलिज्म मतलब टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, दोनों के पास अपनी अपनी पावर, लॉ मेकिंग पावर, लॉ इंप्लीमेंटिंग पावर। कोऑपरेटिव मतलब दोनों के बीच में कोऑपरेशन हो, सेंटर और स्टेट के बीच में। ओके, अब क्वेश्चन देखो, आजकल जो
यूपीएससी प्रीलिम्स होता है उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गई। जब भी आप किसी टर्म को स्टडी करो तो उस टर्म से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के पूछ लेंगे कि जीएस पेपर 2 में हमें पता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड वहाँ क्वेश्चंस आते हैं, तो पूछ लेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसे एग्जाम्पल देकर के उसको एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के आज एक एडिटोरियल पेज पर एक आर्टिकल भी आया है, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो आईएएस रूल्स हैं जिसमें डेपुटेशन पे जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं उनको सेंटर में भेजा जाता है। ओके, मतलब जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको सेंटर में डेपुटेशन पे भेजा जाता है, उसको लेकर के एक्सप्लेन्ड पेज पर अच्छे से बताया गया है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली सरकार हमें पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अपने आप को ट्रांसफर कर रही है। अभी वहाँ पर जो लो फ्लोर बस है उसको भी इलेक्ट्रिक बस को इंट्रोड्यूस किया गया है और जल्दी कोशिश की जाएगी कि अप्रैल 2022 तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया जा सके। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल वेबसाइट को लॉन्च किया है और उन्होंने वन स्टॉप सॉल्यूशन देने की कोशिश की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के। और ये जो वेबसाइट है उसको दोनों तरफ से, जो कंज्यूमर्स है वो भी, जो बायर्स है वो भी और जो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी, उन सभी के लिए सारी चीज़ों को माइंड में रख करके इस वेबसाइट को बनाया गया है। इसमें क्या बताया गया, इस वेबसाइट में जो भी चार्जिंग स्टेशंस हैं उनकी लोकेशन पर शेयर की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर आप खरीदते हो तो आपको कितना सेविंग कर पाते हो, आपकी जो मनी है वो कितना सेव होता है, उसका कैलकुलेशन यहाँ पर बताया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सर्च अगर कोई पर्सन करता है तो कौन सी डिटेल्स जो है सामने आनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ईवी डैशबोर्ड, इलेक्ट्रिक व्हीकल डैशबोर्ड, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कितनी सेल हुई है दिल्ली में, ये सारे अपडेट यहाँ पर दिए जाएंगे ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी यहाँ पर व्यू कर सके और जो बायर्स हैं वो भी व्यू कर सके कि क्या क्या प्रॉफिट होगा अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाई करता हूँ तो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो हमारा त्रिपुरा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, वहाँ पर उसको 50 ईयर्स हो गए हैं स्टेटहुड उसको दिए हुए। तो त्रिपुरा स्टेट जो है उससे रिलेटेड हर बेसिक फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोविड से रिलेटेड जो आर्टिकल है, बहुत सारी स्टडी सामने आ रही हैं। उन स्टडी में ये देखा गया है कि कोविड के जो केसेज है, थर्ड वेव अभी हम देख सकते हैं, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट देखने को मिला, इसकी वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन के जो केसेज हैं वो काफ़ी कम है। इसका कारण ये है कि एक तो देखो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पर अच्छे लेवल पर इम्प्लीमेंट हुआ है। दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि देखो जो वैक्सीनेशन में जो बूस्टर डोज दी जा रही है जिससे एंटीबॉडीज काफ़ी अच्छी डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से भी हॉस्पिटलाइजेशन एंड सीवियर जो केसेज हैं वो काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में एक तरीके से वर्चुअल डिस्कशन होता है। कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर ओपन किया जाता है, कुछ बिल्डिंग्स की इनोग्रेशन किया जाता है हमारे पीएम के द्वारा। ओके, तो मॉरिशस की जो लोकेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉरिशस को आपको एक बात बताने हैं कि मॉरिशस का जो लोकेशन है, मतलब कौन से ओशियन में, एक आइलैंड नेशन है हमें पता है, और कौन से ओशियन में सिचुएटेड है, इसके लेकर के आपके क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर। पहले आप मैप में व्यू करोगे मॉरिशस को और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इस बारे में बताओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हेट स्पीच को लेकर के। अभी प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि हरिद्वार में एक असेंबली क्रिएट होती है, रिलीजियस असेंबली जिसको आप बोल सकते हो। उस असेंबली में कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसके बाद में हेट स्पीच जो टर्म है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा और प्रीलिम्स में भी इसको लेकर के डायरेक्टली कुछ स्टेटमेंट पूछ लेंगे या इससे रिलेटेड कोई कमेटी बनाई जाएगी तो उसको लेकर के पूछ लेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। तो जो भी न्यूज़ में जो चल रहा है, ऐसी चीज़ जो रेगुलर चल रही है उसके बारे में जो बेसिक फंडाज है वो हमें क्लियर होने चाहिए। तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनसे डिस्कशन किया गया, उनको बोला गया है कि जो हमारे आईपीसी और सीआरपीसी जो है उसमें कुछ सेक्शन ऐसे इंक्लूड करो जो हेट स्पीच से डील कर सके। हेट स्पीच के बारे में आपको पता होगा, वैसे तो इसकी कोई ऐसे लीगल डेफिनेशन नहीं है, बस ये बोला जाता है कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई वर्ड्स दिए, कोई स्टेटमेंट दिया, कोई स्पीच दिया, कोई साइन ऐसे दिए जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी में क्लैश उत्पन्न हुआ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में परेशानी हुई, जो स्टेबिलिटी है उसमें परेशानी क्रिएट हुई, हर्डल्स क्रिएट हुई, तो उसको आपको हेट स्पीच में माना जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, एक मिनट,
हाँ, एक आर्टिकल है इसरो को लेकर के जिसमें ये बताया गया है कि इसरो ने जो अपना गगनयान मिशन है उसको लेकर के, गगनयान मिशन को लेकर के, जो भी उसका गगनयान मिशन में जो भी अपना इंजन यूज करने वाले हैं उस इंजन को लेकर के उन्होंने टेस्टिंग की है। तो इसरो से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो की अगर हम बात करें, तो इसरो जो है उसको 1962 में इनको स्पार नाम से बनाया गया था। बनाने का कारण ये था कि हमारे जो साइंटिस्ट, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई, उन्होंने ये बोला कि अगर हमें हमारी कंट्री को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना है तो स्पेस के एरिया में हमें डेवलप होना होगा, और इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया गया। 1969 में इसका नाम चेंज करके इसरो किया गया था। शुरुआत में जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था। 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया और फिर उसके अंडर इसरो को मतलब डेवलप किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करता है प्रेजेंट टाइम में इसरो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर कुछ आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो फर्स्ट आर्टिकल है वो एजुकेशन को लेकर के है। एजुकेशन को लेकर के हम बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि कोविड एरा में किन किन पॉइंट्स के ऊपर, किन किन सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरा, इसको लेकर के बहुत सारे राइटर्स अपने व्यू देते रहते हैं। इस आर्टिकल में सबसे पहले तो बताया गया है कि कोविड के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्कूल जो है वो लंबे टाइम तक बंद रही। इसकी वजह से भले ही हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ट्रांसफर हुए, लेकिन उसकी वजह से भी एक जो इनइक्वलिटी है वो सोसाइटी में ज़्यादा क्रिएट हुई, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं उनके पास में इस तरीके के रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो ऑनलाइन एजुकेशन की ऊपर तरफ अपने आप को ट्रांसफ़र कर सके। अगर उन्होंने गैजेट्स भी खरीद लिए तो जो एक कम्युनिकेशन के लिए जो नेट की अवेलेबिलिटी जो होनी चाहिए वो हमारे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी उसकी कमी है, जिसकी वजह से नेट की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ भी ट्रांसफ़र ना हो सके। यहाँ पर कुछ रिसर्च हुई, जैसे पहले अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने कुछ रिसर्च किए और उन्होंने ये पाया कि हमारे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लर्निंग लॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो फाउंडेशनल एबिलिटीज़ है स्टूडेंट्स की, जैसे रीड करना, जो हमारी मैथ्स की जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना, ये सारी की सारी जो इनकी अवेयरनेस है वो डिक्रीज हुई है। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट में मार्च 2021 में एक सर्वे होता है, प्रथम ASER ग्रुप ने ये सर्वे करवाया, फील्ड असेसमेंट हुआ। इसमें ये देखा गया कि क्लास 8th के जो बच्चे हैं वो क्लास 3rd की बुक को भी रीड नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितना डिक्रीज हमें देखने को मिला है। अब क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो इस क्लास से दूसरी क्लास में जो बच्चे जा रहे हैं, हाँ इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया, अभी हमने 1-2 दिन पहले भी न्यूज़पेपर में रीड किया कि गुजरात स्टेट में हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि वहाँ पर जो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट हैं उनमें भी एजुकेशन लेवल में डिग्रेड देखने को मिला। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे जा रहे हैं उसमें बहुत सारे, मतलब 1/3 पार्ट ऐसे हैं जो ग्रेस लेवल पर पास होकर के नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारी मतलब प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ही डिक्रीज देखने को मिला, जो हमारी अपर एजुकेशन है, अपर स्कूल एजुकेशन है, उसमें भी डिग्रेड देखने को मिला है। अब सॉल्यूशन यही हो सकता है, सबसे पहले तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल पता किया जाए। अब लेवल पता चले कि बच्चा जो नेक्स्ट क्लास में जा रहा है उसका लेवल क्या है, उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसको कितना रीड करना आता है, कितना उसको राइट करना आता है, कितनी उसकी बेसिक मैथ की जो न्यूमरेसी है उसकी स्किल है। अब इन सभी को लेकर के अवेयरनेस होगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा सिलेबस है उसको डेवलप किया जाए, दोबारा से हमारा सिलेबस डेवलप हो। और इसमें क्या किया जाए, सिलेबस में कुछ ब्रिज कोर्स बनाए जाए, जैसे कि 3 मंथ्स का कोर्स बनाया जाए कि मैथ्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, 3 मंथ्स का कोर्स बनाया जाए कि ग्रामर के ऊपर फोकस किया जाएगा, 3 मंथ्स का कोर्स बनाया जाए कि रीडिंग जो एबिलिटीज़ है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इस तरीके के ब्रिज कोर्स बना करके जो भी गैप देखने को मिला है एजुकेशन में उसको हम फिल कर सकें। हमारे जो स्कूल है, हमारे जो टीचर्स हैं उनको कुछ फ्रीडम दी जाए ताकि वो अपने लेवल पर क्लास का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करवा सके। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको जब एक टारगेट बेस की 3 मंथ्स में आपको ये टारगेट अचीव करना है तो ज़्यादा फोकस भी किया जाएगा उन स्टूडेंट्स के ऊपर, और जो स्किल उनमें डेवलप करने की कोशिश किया जा रही है वो एक टाइम बाउंड ड्यूरेशन में वो स्किल भी डेवलप हो पाएगी। तो इन मेजर पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसको हम फिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें जो राइटर हैं वैसे वो सीपीआई पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि फेडरल स्पिरिट जो हमारे इंडिया की एक बेसिक पावर थी, एक बेसिक फीचर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेजेंट टाइम में मिसिंग हो रही है कि फेडरल स्पिरिट को किस तरीके से डाइल्यूट किया जा रहा है। सबसे पहले इस आर्टिकल में ये बात बताई गई है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तब उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स रखे गए थे जिसके बेसिस पर हम हमारे लोगों को लेकर के कि हमारे जो पॉपुलेशन है उनको हम इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, उनको फ्रेटर्निटी उनमें रखेंगे, उनके लिए लिबर्टी होगी, उनको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, और इसके अलावा हमारा जो कंट्री है उसको सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक रूप में हम उसको डेवलप करेंगे। इसके लिए बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें डेवलप की गई थी। सबसे पहले तो फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए शेड्यूल 7 रखा गया था, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स है उनको क्लियरली डिवाइड किया गया। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर भी जो गवर्नमेंट है उनके पास में भी पावर हो और वहाँ पर भी वर्क हो, इसके लिए 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है और गाँव में या रूरल एरियाज़ में पंचायत को कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि 3rd टियर गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर बन सके। इसके अलावा आर्टिकल 246 और 243G जो है वो इन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को मोर पावरफुल बनाता है। ये सारी बातें हम देख रहे हैं कि फेडरलिज्म को किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काम किया गया था। बाद में बताया गया आर्टिकल 263 में हम इंटर स्टेट काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमने काम किया। ये इंटर स्टेट काउंसिल क्या करेगा कि स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है उनको सोल्व किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं यूनियन और स्टेट के बीच में उन सारे डिस्प्यूट के रेजुलेशन पर काम किया जाएगा। मतलब उनका जो स्मूथ ट्रांजिशन जो है सेंटर और स्टेट की जो रिलेशन है वो बेहतरीन बने, जो भी डिस्प्यूट है उसको सोल्व किया जाए, उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई। प्लानिंग कमीशन बनाया गया ताकि डिस्कशन हो सके कोई भी इशू जो है फेडरल नेचर को लेकर के उन सब पॉइंट्स के ऊपर। इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल बनाएगी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएगी। ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई गई थी कि सेंटर और स्टेट की जो रिलेशन है वो बेहतरीन हो सके। लेकिन प्रेजेंट टाइम में प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया गया। इंटर स्टेट काउंसिल की जो मीटिंग है पिछले 7 साल में एक बार हुई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो मिली ही नहीं। ओके, 15 फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर है उसको लेकर के कुछ कंसर्न क्रिएट हुआ। अब ये पॉइंट्स वो रखे जा रहे हैं जिसके बेसिस पर जो हमारा फेडरल फीचर है वो डाइल्यूट हो रहा है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल हम लेकर के आए, जीएसटी टैक्स लेकर के आए। इससे जो स्टेट की जो पावर है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। स्टेट की पावर है एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ बनाना, लेकिन सेंटर ने जो 3 फार्म लॉज बनाई उसमें स्टेट की पावर को डाइल्यूट करने की या इनक्रोच करने की कोशिश की और उसके बाद में उसमें प्रोटेस्ट देखने को भी मिला। नीट में जो भी प्रोसीजर है उसको लेकर के भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सुसाइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एजुकेशन है वो आपकी जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज में है उसके बेसिस पर उस लैंग्वेज को इंसर्ट करने के लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और बहुत सारे स्टेट ये बोल रहे हैं कि हमें पावर दी जाए कि ये जो एग्जाम आप ऑल इंडिया पर करवा रहे हो इसमें स्टेट जो है, जैसे तमिलनाडु जो स्टेट है उसने कुछ समय पहले भी बोला कि जो अदर स्टेट है मेरे साथ मिल करके हम मिल करके कोशिश करें कि हम अपने अपने लेवल पर नीट एग्जाम मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो अपने अपने लेवल पर कंडक्ट करवाएं या 12th बेसिस पर जो एक तरीके से इसमें एडमिशन है वो 12th बेसिस पर हो। ओके, तो ये कुछ इशू है जिसमें स्टेट्स को प्रॉब्लम है, लेकिन सेंट्रल अपने पास में पावर लेने की कोशिश कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी फेडरल जो नेचर है पॉलिटी का उसको मोर पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बीएसपी तो पॉलिटिकल पार्टी है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पावर है उसको भी 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इंक्रीज किया गया है। मतलब स्टेट की जो पावर है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उसको डाइल्यूट करने की इसमें कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 370 के बारे में बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिमूव कर दिया गया विदाउट एनी, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है उसके साथ में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था और सिर्फ सेंटर ने अपने लेवल पर उसको डाइल्यूट कर दिया। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो आर्टिकल 1 ये बात बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स के पास में पावर है, स्टेट जो है वो यूनियन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है।
तो उनकी जो भी एक तरीके से इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना चाहिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उनकी जो भी पावर्स है उनको मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए भी बोला जा रहा है कि 3 स्टेट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला के जो टैब्लू हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बेसिस पर यह माना जा रहा है कि हर स्टेट को यहाँ पर इक्वलिटी का दर्जा नहीं दे करके उनके साथ में कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ओके, और सबको क्या करने की जरूरत है, अगर हमें फेडरलिज्म फीचर को, हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो फेडरलिज्म फीचर को हमें मोर पावरफुल बनाना होगा, तभी जाकर के हम यहाँ पर जो स्टेट और सेंटर के बीच के जो रिलेशन है उनको बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रशिया और यूक्रेन इश्यू को लेकर के। हमें पता है कि रशिया ने अपनी बहुत सारी जो भी उनकी फोर्सेज हैं उनको बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय किया है। 1 लाख से ज़्यादा फोर्सेज को बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय किया है। यूएस अपनी तरफ से नाटो ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करके और वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ है उनका यूज़ करके यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक ना करे। अब इसमें इंडिया का क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये वॉर होता है, अगर ये अटैक होता है तो? सबसे पहली बात, रशिया जो है वो इस टाइम चाइना को अपने साथ लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में भी रशिया और चाइना जो है वो मिल करके तालिबान वाले इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, रशिया और चाइना जो हैं वो साथ में आएंगे तो इससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि चाइना एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है रशिया को कि आप इंडिया को जो भी डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे S-400 मिलिट्री सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, उसको एक तरीके से रुकवाया जा सकता है। इसके अलावा यूएस हमें पता है कि इस एरिया के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है। अब यूएस का फोकस यहाँ होगा, वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ का फोकस अगर रशिया यूक्रेन इशू पर होगा तो उनका जो ध्यान है वो एशियन कंट्रीज़ के ऊपर या एशियन एरिया के ऊपर हटेगा, इंडो पैसिफिक वाले एरिया से हटेगा, जो साउथ चाइना सी वाला एरिया है वहाँ से हटेगा। चाइना तो यही चाहता है, चाइना तो चाहता है कि एशियन एरिया से, एशियन जो एरिया है, एशियन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से इन कंट्रीज़ का ध्यान हटे तो चाइना अपना डोमिनेंस यहाँ पर क्रिएट करे, श्रीलंका की तरह अदर कंट्रीज़ को अपने अंडर करे और फिर उनको वहाँ पर अपने जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर डेवलप करके कंप्लीट एरिया को अपने अंडर करने की कोशिश करे। ओके, इंडिया अगर देखो, इंडिया के लिए तो यूएस और रशिया दोनों ही इक्वल हैं, दोनों के साथ में इंडिया के बेहतरीन रिलेशंस हैं, है ना। अगर इंडिया एक की तरफ ही डाइल्यूट होता है, एक की तरफ भी इन्फ्लुएंस होता है तो उसकी वजह से दूसरी तरफ से उनको कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं। अगर यूएस की तरफ इन्फ्लुएंस होगा तो रशिया से कंसर्न देखने को मिलेगा, रशिया की तरफ से इन्फ्लुएंस होता है तो यूक्रेन के साथ में भी रिलेशन खराब होंगे। यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं जो फोकस करती है इंडो पैसिफिक एरिया में सिक्योरिटी के लिए, वो सब कुछ यहाँ से अपना ध्यान हटा करके एक तरीके से इंडिया उनके अगेंस्ट में हो जाएगा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया को देखने को मिलेंगी। और अगर ऐसा होता है, ये वॉर होता है और चाइना रशिया का साथ देता है तो यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगा और यहाँ पर जो चाइना जो है वो इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये कुछ इश्यूज हैं। तो अगर ये क्राइसिस होता है, ये वॉर होता है तो उसकी वजह से इंडिया को बहुत सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर है वो न्यूज़ जो अभी हमने डिस्कस किया ना, इसरो वाली, कि इसरो ने गगनयान मिशन में 3 जो स्पेस क्राफ्ट है वो भेजे जाएंगे और इसमें मैन्ड मिशन होगा इंडिया का। हालांकि ये देखा जा रहा है कि 2022 के लास्ट तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर ऐसा इंडिया कर लेता है, इस मिशन को इजीली लॉन्च कर पाता है तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर का कंट्री बन जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एक्सप्लेन्ड पेज पर। यहाँ पर हमने फ्रंट पेज पर भी डिस्कस किया था। इशू क्या है? इशू ये है कि देखो, कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हमारे यहाँ पर प्रॉपर जो ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या में बहुत कमी देख रहे हैं। मतलब स्टेट जो हैं वो अपने यहाँ से जो ऑफिसर्स हैं उनको सेंटर में डेपुटेशन पर नहीं भेज रहे हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंज करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो हम मुद्दा समझते हैं। मुद्दा ये है कि 1954 में जो IAS कैडर रूल्स आए थे उसमें 1969 में एक प्रोविज़न को इंसर्ट किया गया था और उसमें ये बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट से कुछ ऑफिसर्स को अपने यहाँ पर डेपुटेशन पे बुला सकती है।
ताकि सेंटर का जो काम है वो इजीली चल सके। हमें पता है कि ऑल इंडिया सर्विस के अंडर IAS, IPS और IFOS जो है वो सर्विसेज जाती हैं और इनके जो ऑफिसर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अपने यहाँ पर डेपुटेशन पे बुला सकती है। ये अप्रूवल दिया गया था 1969 में। इसमें बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट करके बोल सकती है कि इन ऑफिसर्स को यहाँ पर आप भेज दीजिए। अब प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोला है कि आप हमें लिस्ट सौंपिए कि किन किन ऑफिसर्स को आप डेपुटेशन पर सेंड करेंगे। ओके और उन लिस्ट में से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उन लिस्ट में से कुछ नाम को चुनती है और फिर उन ऑफिसर्स को बुला लिया जाता है। अब इसमें जो नया प्रोविजन चेंज करने की बात की जा रही है उसमें टाइम बाउंड में, मतलब सेंटर जो है वो स्टेट्स को बोलेगा और एक टाइम बाउंड में कि इतने टाइम में आप अपना जो रिजल्ट है वो दीजिए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सेंटर के पास में मोर पावरफुल रहेगा और सेंटर जो है वो ऑफिसर्स को अपने यहाँ पर बुला पाएगा। अभी कुछ टाइम पहले हमने इश्यू देखा लास्ट ईयर कि यहाँ पर जो यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे वेस्ट बंगाल के वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो CM है वो उनका जो टर्म है उनको एक्सटेंड करने की कोशिश करती है और उनका अपना एडवाइज़र बना लेती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनके एक्सटेंडेड टर्म को यूज़ करना चाहते हैं सेंट्रल डेपुटेशन पर, लेकिन CM इसको लेकर के मना कर देती है। ओके और बाद में अपने खुद का पर्सनल एडवाइज़र उनको यहाँ पर अपॉइंट कर लिया है। सेम इसी तरीके का यहाँ पर इशू देखने को मिला था तमिलनाडु वाले एरिया में भी 2001 में, जब वहाँ पर जैसे ही जयललिता की सरकार बनती है तो जो वहाँ पे DMK की जो पार्टी है एम करुणानिधि जो है उसके घर पर कुछ छापा गिरता है और वहाँ पर जो भी उसके सपोर्टर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स जो होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाद में टसल के बाद में उनको सेंटर पे डेपुटेशन पे बुला लेती है। इसी तरीके का तमिलनाडु में एक इशू और हुआ था 2014 के टाइम में। एक CBI मतलब डेपुटेशन पे बुलाने की बात चल रही होती है एक IPS ऑफिसर को, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मना कर देती है। बाद में जो स्टेट के जो ऑर्डर है उसको मान करके रिफ्यूज़ करके वो जो ऑफिसर थी वो CBI को ज्वाइन कर लेती है और प्रेजेंट टाइम में वो लोकपाल की एक मेंबर भी है। यहाँ पर अर्चना रामसुंदरम इनका नाम है उन ऑफिसर का। तो ये टसल जो है वो आज नहीं है, वो बहुत पहले से चलती आ रही है। तो इसीलिए सेंट्रल यहाँ पर मोर पावरफुल बनने के लिए कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर अब जो है टाइम बाउंड में आपके पास में पावर रहेगी और जो सेंटर है उसमें क्या होगा कि नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं उनको अपने ऑफिसर्स को सेंटर में भेजना ही होगा। अगर वो ऑफिसर सेंटर में डेपुटेशन पर नहीं जाते हैं तो उनके जो भी अलाउंसेज हैं उन सबको बंद कर दिया जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑफिसर्स को जाना ही होगा और स्टेट की जो पावर्स है वो डाइल्यूट होंगी। तो यहाँ पर जो CM है उनका ये मानना है कि आप जो भी प्रोविजन लाने की कोशिश कर रहे हो पहले तो आप डिस्कस करो हर स्टेट के साथ में, जो भी कंसर्न है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इन प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। आप अपने ही लेवल पर इस तरीके की प्रोविजन इम्प्लीमेंट करते हो जिसकी वजह से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो डाइल्यूट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी हमने देखा कि एयर इंडिया जो है उन्होंने अपने कुछ एयरक्राफ्ट जो US की मतलब US से रेगुलर वहाँ से कनेक्टिविटी है, हमारी जो एयरक्राफ्ट है हमारे जो एयरप्लेन जो है वहाँ पर जाते हैं, उन्होंने बंद कर दिया कि हमारी जो 8 एयरप्लेन हैं वो US नहीं जाएंगी। इसके अलावा जो अदर यहाँ पर एयर रूट्स हैं उन्होंने भी जैसे इंडिया US की जो फ्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया कि उनको ऑपरेशन कुछ टाइम के लिए नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ अदर कंट्रीज़ ने भी ये सब किया कि हमारे जो भी फ्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। कारण क्या था कि 5G टेक्नोलॉजी को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है US में। अब क्या कारण क्या है, अच्छी बात है 5G टेक्नोलॉजी मतलब जो नेट की कनेक्टिविटी है वो बहुत भी हाई स्पीड की। प्रॉब्लम ये है कि जो 5G टेक्नोलॉजी में जो फ्रीक्वेंसी जो अलॉट की गई है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 3.7 टू 3.98 गीगाहर्ट्ज तक के बीच की है और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच होती है जो भी एरोप्लेन आते हैं उनकी रडार एल्टीमीटर्स के लिए। रडार एल्टीमीटर जो 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट रेंज के बीच में काम करती है। मतलब कोई भी एरोप्लेन आ रहा है उसकी क्या हाइट है, उसके बीच में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, उन सभी डिस्टेंस को नापने के लिए इस रडार का यूज़ किया जाता है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही बिल्कुल पास में है, जिससे क्या होगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच होगी तो इसमें कुछ जो कन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट हो सकता है और इसकी वजह से जो क्रैश के जो इशू है हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन क्रैश के जो इशू है वो बढ़ सकते हैं,
जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो मोबाइल के नेटवर्क है वो आपस में मिल जाते हैं और उसकी वजह से जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होके कभी कभी हमें ऐसे लगता है ना हम किसी और से बात कर रहे हैं और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो किसी और के साथ में कनेक्ट होकर के उससे क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है और जो हमारी कन्वर्सेशन है वो टूट जाती है। सेम इसी तरीके का इशू यहाँ पर होने की चांसेस हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल पास पास है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो टेली कम्युनिकेशन के लिए भी हमने 5G इसलिए तो इंस्टॉल किया ना, लोगों के पास में नेट की कनेक्टिविटी हाई स्पीड में हो। और ये जो रडार एल्टीमीटर है इसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी है, सी बैंड का जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसमें ये एल्टीमीटर को यूज़ किया जाता है, रडार एल्टीमीटर को, ताकि जो भी कम्युनिकेशन है वो एरोप्लेन के बीच में और जो भी ये रडार है इसके बीच में कोई भी गैप ना हो और इस तरीके की क्रैश जैसे इशू ना हो। ठीक है। एरोप्लेन जो है, जो भी व्हीकल्स होते हैं, एयरबोर्न व्हीकल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल, ये सब कुछ जो है वो एक एल्टीमीटर के ऊपर काम करते हैं। ये एल्टीमीटर क्या होता है, इसके 3 मेजर काइंड होते हैं जिसमें से बैरोमेट्रिक, लेजर और रेडियो और रडार एल्टीमीटर। इसमें जो कमर्शियल पैसेंजर होते हैं, कार्गो एयरक्राफ्ट होते हैं, वो कॉम्बिनेशन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और एल्टीमीटर को वो जीपीएस जो सिस्टम है उसके साथ में मिल करके अपना जो पाथ है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी उनकी प्रेजेंस ऑफ हाई राइज, माउंटेन्स, अदर ऑब्स्टेकल्स जो हैं उनके फ्लाइंग टाइम में उन सबको वो डिटेक्ट कर सके। मतलब अपने कम्युनिकेशन को इजी बनाने के लिए वो इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप टेलीकम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी बिल्कुल इसके पास में सेट कर रहे हो जिससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और आने वाले टाइम में इशू देखने को मिल सकते हैं। अब इसीलिए ये सिर्फ 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के कंसर्न था, लेकिन जो यूएस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस कंसर्न को सॉल्व करने की कोशिश की है और दोबारा से जो भी एयरक्राफ्ट है उनको रेगुलर किया जा रहा है। अब इंडिया में भी 5G टेक्नोलॉजी लाने की बात की जा रही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो उसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने डिस्कस कर लिया था फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के साथ में, और उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। 530 मेगाहर्ट्ज की जो डिस्टेंस है जो भी फ्रीक्वेंसी है उनके बीच में, जिससे इस तरीके के इशू जो हैं वो काफ़ी कम क्रिएट होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हमने जो भी आज के आर्टिकल्स हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के उनको हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।